सुप्रभात। स्वागत आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 वाणिज्य लेखा शास्त्र की कक्षाएं चल रही है। पीछे हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट साझेदारी का सामान्य परिचय वो पूरा किया, जिसमें हमने साझेदारी क्या होती है, साझेदारी की विशेषताएं क्या है, साझेदारी के प्रकार क्या थे, बंद सहायक साझेदारी बहियों में समायोजन कैसे होता है, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो किए थे। वो साझेदारी का ये मान के चलो आधार था, एक फाउंडेशन था, नींव थी। आज हम बात करते हैं, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश के बारे में बात करें, साझेदारी फर्म है उसका पुनर्गठन होता है। साझेदारी फर्म है उसका क्या होता है, पुनर्गठन होता है। कैसे होता है पुनर्गठन? जब फर्म है साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्यों होता है, अभी उनके बारे में बात करते हैं। तो उस साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है या वो साझेदारी का फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। किसी भी कारण से उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, अनुबंध बना हुआ है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, समझौते में परिवर्तन हो रहा है, वो क्या कहलाता है, साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। अब वो परिवर्तन कैसे होगा? सबसे पहले नए साझेदार के प्रवेश पर। सपोज करो दो पार्टनर है एक्स और वाई, वो पहले से काम कर रहे हैं, फर्म में साझेदार हैं, और जेड को वो पार्टनर बना रहे हैं। तो डेफिनेटली जेड को जब वो पार्टनर बनाएंगे तो उनके लाभों में भी परिवर्तन होगा, लाभ अनुपात में भी परिवर्तन होगा, और भी कई चीजों का उनको समायोजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो साझेदारी है उसको रिनोवेशन करना पड़ेगा, ये मान लो रिकंस्ट्रक्शन, नए सिरे से बनाना पड़ेगा, नया अनुबंध बनाना पड़ेगा। तो नए साझेदार के प्रवेश पर है वो साझेदारी का पुनर्गठन होता है। इसके बाद बात करें वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। सपोज करो नया पार्टनर कोई आ नहीं रहा, लेकिन पुराने पार्टनर हैं वो काफी लंबे टाइम से काम कर रहे थे। अब उनके बीच में ये डिसाइड होता है कि अपना जो लाभ अनुपात है उसमें परिवर्तन करो, किसी भी वजह से हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी सारी परिस्थितियां बदल जाएगी, तो भी उनको क्या करना पड़ेगा, साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ेगा। ठीक है, नए सिरे से अनुबंध तैयार करना पड़ेगा। वर्तमान साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने, मृत्यु होने पर, अगर मान लो कि साझेदारी फर्म चल रही है और साझेदारी फर्म चलते चलते कोई पार्टनर है वो रिटायरमेंट ले लेता है, या कोई पार्टनर है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो भी उनकी परिस्थितियों में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, लाभों में परिवर्तन होगा, जो संपत्ति दायित्व है उनमें भी परिवर्तन होगा। तो इन सब कारणों की वजह से साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है उसको परिवर्तन उनको क्या करना होता है, करना पड़ता है। तो साझेदारी का पुनर्गठन होता है। ठीक है, अगला कारण है दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर। दो अलग अलग साझेदारी फर्में थी, अलग अलग व्यवसाय कर रही थी, अब किसी भी कारण से वो एकीकृत होगी, मर्ज हो गई, मिल गई। उस कंडीशन में भी एक नई साझेदारी उत्पन्न हो जाएगी। दो साझेदारी फर्मों ने मिलकर क्या किया, एक नई साझेदारी का निर्माण कर लिया। तो उस कंडीशन में भी साझेदारी फर्म है उसमें अनुबंधों में परिवर्तन होगा और समझौते में परिवर्तन होगा और नया समझौता तैयार करना पड़ेगा। तो साझेदारी का पुनर्गठन होगा। बात आगे समझ में? तो इस चैप्टर में हम ये दो बिंदु पढ़ेंगे, नए साझेदार का प्रवेश और वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। यहां पर जो साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है उसमें अपने को इस चैप्टर में ये दो बिंदु पढ़ने हैं। ठीक है, अब नए साझेदार का प्रवेश क्या होता है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार जब पुराने साझेदार आपसी सहमति से नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो वो होता है नया साझेदार का प्रवेश। ध्यान देना, आपसी सहमति से, हर किसी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाता, उनके बीच में आपस में सहमति होती है कि हाँ अमुक व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, वो आपस में रजामंदी के साथ उसको प्रवेश देते हैं। तो ये कौन सी धारा है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार। ठीक है, जब उनके बीच में सहमति बन गई कि हाँ अमुक व्यक्ति को साझेदार बनाना है, तो नए साझेदार जब फर्म में आएगा तो फर्म में आने के साथ उसको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, नए साझेदार को कुछ अधिकार मिलेंगे। तो नए साझेदार को अधिकार, पहला अधिकार क्या मिलेगा? फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार, फर्म की संपत्तियां पाने में हिस्सा। ठीक है, दूसरा फर्म के भावी लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार।
दो प्रकार के अधिकार प्राप्त करेगा, संपत्तियों में हिस्सा और दूसरा भावी लाभों में हिस्सा। तो जब ये दो अधिकार प्राप्त करेगा तो इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उसके पास कुछ आधार होना चाहिए। किस आधार पर वो अधिकार प्राप्त करेगा? तो उस आधार को प्राप्त करने के लिए वो अपने साथ कुछ चीज लाएगा, कुछ चीजें लाएगा। वो चीजें क्या है? अगर उसे संपत्तियों में अधिकार प्राप्त करना है तो वो अपने साथ पूंजी लाएगा। क्या लाएगा? पूंजी। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है। नए साझेदार के अधिकार बताइए, तो इसको ध्यान रखना। अगर नया साझेदार आ रहा है और उसको संपत्तियों में हिस्सा लेना है तो वो अपने साथ क्या लाएगा? पूंजी लाएगा। सिंपल सी बात है। और भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो अपने साथ क्या लाएगा? ख्याति या प्रीमियम लाएगा। ख्याति या प्रीमियम लेके आएगा। अब मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, जब ये टॉपिक आएंगे वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। पूंजी हमेशा नगद लेके आएगा। पूंजी हमेशा क्या लाएगा? नगद। ठीक है। ख्याति है, अमूमन प्रश्नों में क्या होगा? प्रीमियम या ख्याति है वो नगद ही लाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां पर ख्याति है वो नगद नहीं लाता, नगद नहीं लाता, तो उसका अलग से समायोजन होगा। जब ख्याति का टॉपिक आएगा, बिंदु आएगा, तब ये चीज क्लियर करवा देंगे। ठीक है। तो इस तरह से नया साझेदार प्रवेश किस आधार पे करता है, और जब वो नया साझेदार प्रवेश कर जाता है तो उसके अधिकार क्या क्या होते हैं? संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार और भावी लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार। अब नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजन। जब नया साझेदार आता है तो साझेदारी के पुनर्गठन में किन किन चीजों का समावेश करना होता है उसके बारे में बात करते हैं। और ये कहूं कि पूरा चैप्टर इन समायोजनों पर निर्भर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना। जब साझेदार आएगा फर्म में तो नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना होगी। ठीक है। और नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना के साथ साथ एक और चीज की बात की हमने, त्याग अनुपात की गणना। अब ये त्याग अनुपात क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल है। सपोज करो एक रोटी है, एक रोटी है। ठीक है। पहले 2 साझेदारों में या 2 लोगों में, मान लो ए और बी 2 लोग थे, ये रोटी 2 लोगों में किसी अनुपात में बंट रही थी, किसी अनुपात में बंट रही थी। अब तीसरा साझेदार है वो सी आया है। तीसरा साझेदार कौन आया? सी। और वो भी लाभों में हिस्सा लेगा। रोटी तो एक ही है, तो उस रोटी के एक हिस्से को सी ने दिया, सी को दिया गया। अब ये सी जो हिस्सा प्राप्त कर रहा है, इस हिस्से को कुछ भाग ए ने छोड़ा अपने लाभों में से और कुछ भाग बी ने छोड़ा अपने लाभों में से, तभी तो जाकर सी को मिला। तो नए साझेदार के आने पर पुराने साझेदारों द्वारा अपने लाभों के में से जो हिस्सा छोड़ा जाता है, त्यागा जाता है, उसे बोलते हैं त्याग अनुपात। तो इसकी गणना करते हैं। उसके बाद ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन। गुडविल ख्याति, जब नया साझेदार आता है, जैसे हमने बात की ना, लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो अपने साथ क्या लाएगा? ख्याति। तो उसका मूल्यांकन किया जाता है कि उसके हिस्से की ख्याति कितनी है, और वो ख्याति जब लेके आता है तो उसका फिर लेखांकन किस आधार पर होता है। तो जब ख्याति का बिंदु आएगा तब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर है संपत्तियों एवं संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्वों का पुनर्निर्धारण। ये क्यों होता है? ये इसलिए, देखो, अगर फर्म की संपत्तियां हैं और संपत्तियां खूब सारी है तो कौन नहीं चाहेगा कि उस संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करे? नया साझेदार क्यों नहीं चाहेगा? लेकिन पुराने साझेदार उन संपत्तियों में उसको हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो संपत्तियां पुराने साझेदारों की मेहनत से तैयार की हुई है। तो नया साझेदार तो बिना मेहनत उनमें हिस्सा प्राप्त करने की कोशिश करेगा, जबकि पुराने साझेदार है उनकी मेहनत का काम है, वो देने नहीं चाहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार दायित्व का पुनर्निर्धारण। दायित्व क्या है? अगर मान लो फर्म के दायित्व कुछ ज्यादा है तो नए साझेदार क्या चाहेगा कि भाई मैं ये दायित्व नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? मैं तो नया आया हूं, मुझे क्या पता आपके दायित्व क्या थे, आपने कैसे बनाए। जबकि पुराने साझेदार क्या चाहेंगे? पुराने साझेदार ये चाहेंगे कि दायित्व में इसको भी हिस्सेदार बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दायित्व में उसको हिस्सेदार बना लिया तो पुराने साझेदारों का दायित्व ऑटोमेटिक थोड़ा कम हो जाएगा। इस विवाद से बचने के लिए क्या किया जाता है? संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं संचय, अवितरित लाभ व हानियों का समायोजन। अगर नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म में पहले से कोई रिजर्व बनाया हुआ है, पहले से कोई लाभ पड़े हैं या पहले से कोई हानि चल रही है, तो उनका क्या कर दिया जाता है? समायोजन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें भी वही बात है, इसमें इन सब में हिस्सा किनका है? पुराने साझेदारों का ही योगदान है, उन्हीं का हिस्सा है, तो नए वाले साझेदार को कुछ नहीं मिलता। ठीक है। इसके बाद पूंजी का समायोजन।
पूंजी के समायोजन की बात करें तो पूंजी का अलग अलग प्रकार से 3 प्रकार के समायोजन होता है, जब ये बिंदु आएगा तब समझाएंगे। ठीक है, पूंजी का समायोजन क्यों किया जाता है? नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी कितनी लाएगा, किस अनुपात में लाएगा, इस चीज का निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है? पूंजी का समायोजन किया जाता है। तो इस टॉपिक में अपने को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें के बारे में हमने बात की। अगर प्रश्न की दृष्टि से देखें, इस चैप्टर में से बड़ा 6 नंबर का प्रश्न आता है आपके, इस चैप्टर में से 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें देखो अमूमन आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 बिंदु तो 100% सोल्व करने पूछेगा, ये 4 बिंदु तो। हाँ, कुछ एक प्रश्नों में ये भी पूछ सकता है, कुछ एक प्रश्नों में ये पूछ सकता है, बाकी सारी संभावना कम है कि सारे पॉइंट एक प्रश्न में पूछे। कम से कम ये 4 बिंदु तो हर प्रश्न में पूछेगा। और इसकी तो शुरुआत ही, क्वेश्चन की शुरुआत है वो इसी से होगी। ठीक है, इसलिए इन चीजों का जब एक एक समायोजन अब हम आगे पढ़ेंगे, इन चीजों को अच्छे से समझना है। ठीक है, ये तो हो गया साझेदार के प्रवेश पर। अगर आप इन समायोजन को अच्छे से यहां सीख लेते हो तो इससे अगला जो चैप्टर आएगा, थर्ड जो चैप्टर आएगा, ये मान के चलो 50% चैप्टर आप यहीं सीख जाओगे सेकंड चैप्टर में ही। इसलिए ये जो बिंदु जब हम हल करना सीखें, इनको अच्छे से समझना है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आपको बताना है। ठीक है, इस चैप्टर का सामान्य तौर पर ये कहें कि सैद्धांतिक हिस्सा है लगभग यही है। इसके बाद सारा न्यूमेरिकल टाइप का शुरू होता है, जिसमें हम जो जो चीजें पढ़ेंगे उनको हल करते चले जाएंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं, नए साझेदार का प्रवेश, साझेदारी समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। पुनर्गठन के ये 4 बिंदु दिए हैं, इन वजह से साझेदारी का पुनर्गठन होता है। नए साझेदार का प्रवेश, भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार पुराने साझेदार आपसी सहमति से किसी नए साझेदार को प्रवेश देते हैं, वो होता है नए साझेदार का प्रवेश। नया साझेदार अपने साथ क्या क्या अधिकार लेके आता है? नया साझेदार संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार लाता है, जिसके लिए वो पूंजी लाएगा। फर्म के भावी लाभों में हिस्सा पाने का अधिकारी होता है, जिसके लिए वो ख्याति लाएगा। और जब नया साझेदार प्रवेश कर जाता है तो पुनर्गठन में किन किन चीजों का समायोजन करना होता है, वो ये। तो इस प्रकार से आज हमने नए साझेदार के प्रवेश की शुरुआत की है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।